topic is problem 2.34 that is from Griffith Electrodynamic book new edition 4th and question is find energy stored in uniformly charged solid sphere of radius r और do it थ्री डिफरेंट वेज और वो थ्री डिफरेंट वेज हमारे पास क्या है तीन उसके पार्ट्स हैं। अब सॉलिड सिलेंडर है फॉर एग्जांपल ये चीज़ हमारे पास क्या है एक सॉलिड सिलेंडर है इसके अंदर कौन सी जितनी एनर्जी जो स्टोर्ड हुई हुई है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है वो एनर्जी फाइंड करनी है जो कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर स्टोर्ड हुई हुई है और इसका रेडियस क्या है आर। सबसे पहला पार्ट क्या है कि यूज़ इक्वेशन 43 यू फाइंड द पोटेंशियल इन प्रॉब्लम 21। तो जो हमने पोटेंशियल निकाला था प्रॉब्लम 21 में वो यूज़ करते हुए आपने एनर्जी निकालनी है। तो जो हमने प्रॉब्लम 21 में निकाला था ये यहाँ पे मैंने लिख दिया आप लोगों की इजी के लिए आसानी के लिए कि इन प्रॉब्लम 21 द पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर इज़ वी। वो हमारे पास कौन सा था वी इनसाइड के क्यू ओवर 2r³ 3r² माइनस r²। ये वो पोटेंशियल है जो हमने प्रॉब्लम 21 की थी तो हमारे पास इनसाइड का पोटेंशियल आया था। ठीक है तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपने वही प्रॉब्लम 21 का पोटेंशियल यूज़ करते हुए एनर्जी फाइंड करनी है। या तो ये गिवन होगा ठीक है या आप लोगों को गिवन होगा ये प्रॉब्लम 21 की इक्वेशन है। अब हमें एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी जब हमारे पास पोटेंशियल गिवन होता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे तब हमारे पास वर्क एनर्जी होती है। तो एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है हाफ क्यू वी। ये तब होती है जब हमारे पास पोटेंशियल गिवन होगा। तो जब पोटेंशियल गिवन है तो हमने वो वाला फार्मूला लगा दिया। तो दिस इज़ अवर मेन फार्मूला। इस फार्मूले से हमने एनर्जी निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज उन्होंने कहा है ना तो हमने चार्ज हमारे पास किसके इक्वल होगा रो डी टाउ के क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ना तो रो डी टाउ। अब यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू की वैल्यू इस डिफरेंशियल को ख़त्म करना पड़ेगा तो इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किया डिफरेंशियल और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्यू इज़ इक्वल्स टू रो डी टाउ आ गया। ठीक है क्यू की वैल्यू आ गई तो हमने यहाँ पे सिंपल क्यू की वैल्यू लिख दी रो डी टाउ इंटीग्रेशन और साथ में वी जो है वो इसके साथ था। अब ये हमारे पास जो रो है ये क्या है ये कांस्टेंट है तो रो हमने ये पी नहीं है रो जो है वो कांस्टेंट था बाहर ले लिया अंदर रह गया इंटीग्रल डी टाउ और वी। अब हमारे पास डी टाउ किसके इक्वल होता है डी टाउ हमारे पास इक्वल होता है r² साइन थीटा डी फाई डी आर। ठीक है ये हमारे पास होता है डी टाउ। तो हमने यहाँ पे सिंपल डी टाउ की वैल्यू अब क्या था टाउ है ना तो तीन इंटीग्रल्स आते हैं तो यहाँ पे हमने r² साइन थीटा और डी फाई को पे अलग अलग इंटीग्रल लगा दिया सिंपल डी टाउ की वैल्यू थी। देन उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हो ना साइन थीटा और इसकी 0 to पाई 0 to 2 पाई लिमिट्स आप लगा के सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 पाई आंसर आएगा। ठीक तो मैंने इसका डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 4 पाई जो है यहाँ पे लिख दिया। वो लंबा हो जाता है तो स्टेप थोड़े शॉर्ट करने होते हैं तो हम यहाँ पे 4 पाई लिख दिया। देन उसके बाद v की वैल्यू सिंपल लिखी। v की वैल्यू हमारे पास क्या थी k³ 2r³ 3r² माइनस r²। नेक्स्ट हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब हमने देखना है कि इसमें से हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से हैं। तो एक कांस्टेंट रो कांस्टेंट है यहाँ से k और ये q r³ ठीक है और ये 2। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ तो वो 2 और 2 चलो ऐसे लिख देते हैं 2। ठीक है ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या हैं कांस्टेंट और ये 4 पाई भी कांस्टेंट हो तो यहाँ पे 4 पाई। बाकी क्या चीज़ रहेगी 0 to r की लिमिट 0 to r होती है r² dr 3r² माइनस r²। तो सिंपल हमारे पास जो कांस्टेंट थे हमने वो बाहर ले लिए। अब उसके बाद ये 2 और 2 4 रो k³ और r³ ये सब कुछ सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रल इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे गौर से देखो ये r ठीक है ये r है। जब इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन लगाएंगे तो r² की इंटीग्रेशन क्या होगी dr एक ऐड होता है r³ और नीचे 3 तो यहाँ पे r³ और नीचे 3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3r²। फिर उसके बाद माइनस अगेन इसके ऊपर लगा। अब ये r और r क्या बन गए r4 तो यहाँ पे एक ऐड होगा 4 + 1 r4 और नीचे भी क्या होता है वही ऐड होता है। तो ये तो इंटीग्रेशन का रूल था वैसे ही मैंने समझा दिया यहाँ पे कि अगर किसी को समझ ना आए तो r5/5 तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद r5/5। देन उसके बाद क्या है सिंपल इसकी लिमिट पुट करनी है। अभी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की है
अब यहाँ पे 4 और 4 क्या हो रहे हैं आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 4 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ये 3 और 3 भी आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या रह गया, एलसीएम लेंगे तो 4R5, लिमिट डालेंगे तो ये वाला भी कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो R5/5, ये बहुत सिंपल सा है, सिंपल यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन की है। उसके बाद हमारे पास जो रो होता है, रो की वैल्यू डाल देंगे। रो किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब चार्ज को अगर हम क्यू लिख दें और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr3। यहाँ पे हमने लिख दिया, रो की वैल्यू डाल दी, Q/4/3πr3। और बाकी चीज़ें जो हैं वो सिंपल हैं, देखो Q, पाई और R3 ये चीज़ें बाकी जो है वो सब एज इट इज़ आ गया, सिर्फ हमने क्या किया, रो की वैल्यू डाल दी। और रो की वैल्यू कैसे आई, यहाँ पे मैंने लिख दी कि रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देन उसके बाद अब सिंपल कटिंग हो रही है, आप लोगों ने देखना क्या क्या कट हो रहा है, ये पाई पाई से कैंसिल हो रहा है, ये 3 + 3 क्या हो जाएगा, R6, और ये Q² और K, और यहाँ पे 4 4 से कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा, 3, यहाँ पे भी सिंपल सिंप्लीफिकेशन हुई है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आया, 3KQ²/5R। ये वो एनर्जी है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर स्टोर्ड हुई थी। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या करना है, इक्वेशन 45 और आपने इंटीग्रेट करना है ओवरऑल स्पेस, ये सारी चीज़ें भूल जाए, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेट ऑल ओवर स्पेस मतलब कि हमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके जी, अब इंटीग्रेशन वाले फार्मूला हमने कौन सा, वो होता है ε0/2 इंटीग्रल a²/d², ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेट अगर करना है ना तो वो ऑल स्पेस करेंगे। ऑल स्पेस कैसे इंटीग्रेट, ऑल स्पेस का मतलब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगी और इनसाइड जो होगी वो दोनों हमारे पास शामिल होगी, दोनों इंक्लूडेड होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया होंगे आसानी के लिए कि यूज़ एनर्जी फार्मूला फॉर ऑल स्पेस। अब ऑल स्पेस का मतलब भी बता दिया कि जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की भी और इनसाइड की भी दोनों इंक्लूड होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड ऑल स्पेस यूज़ किया। अब जैसे कि हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, वही यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर, इसी की हम एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो हमने इसका रेडियस क्या है, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक R, तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 to R तक होगी। एक हमें आउटसाइड भी, आउटसाइड यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट जो है वो फिक्स ले लिया, इन्फिनिटी, हमें नहीं पता वो पॉइंट किधर है, हमने इन्फिनिटी पे पॉइंट कह दिया। अब उस इन्फिनिटी से इस रेडियस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी, आउटसाइड वाली, ठीक है। तो हमने ये दोनों जब लेंगे तो ऑल स्पेस का हमने वर्ड यूज़ किया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए जो, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, हमने निकाली भी हैं, चैप्टर 2 की शुरू की प्रॉब्लम्स जो की थी उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली हुई हैं। अगर किसी ने निकालनी हो तो उन प्रॉब्लम से देख के निकाल ले, लेकिन ये डायरेक्ट याद करनी है। अब तक तो याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की क्या होती है, KQ/R², R यूनिट वेक्टर, इनसाइड के लिए KQR/R3। ये हो गई इनसाइड की और ये हो गई आउटसाइड की। अब इनसाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, ये चीज़, ठीक है, और आउटसाइड के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। अब लिमिट्स क्या होती हैं आउटसाइड और इनसाइड के लिए, देखो R से इन्फिनिटी तक आउटसाइड है ना, तो हमने यहाँ पे लिमिट क्या लिखी कि R से इन्फिनिटी, ओके। देन उसके बाद अब इनसाइड ये वाला पोर्शन है, तो 0 से R हमारे पास क्या है, 0 to R इनसाइड की लिमिट आ गई हमारे पास। अब इन दोनों की वैल्यूज़ जो है हमने इसमें पुट करनी है। क्यों पुट करनी है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि हमारे पास इसमें दोनों इंक्लूडेड होंगी, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेनी है, जो दोनों की इंक्लूडेड होंगी, तो ε0/2 एज इट इज़। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड प्लस इनसाइड, तो ये वाली किसके लिए हो गई, आउटसाइड के लिए, और ये वाली इनसाइड के लिए। जो मर्ज़ी पहले लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए वो किसके इक्वल थी, KQ/R। अब उसका स्क्वायर है ना, तो K²Q²/R का स्क्वायर का 4, और लिमिट आउटसाइड के लिए R to इन्फिनिटी, प्लस अब इनसाइड के लिए 0 to R सबसे पहले लिमिट। देन उसके बाद ये जो चीज़ है इसका पूरा स्क्वायर करके लिख देना, K²Q²R² और R³ का स्क्वायर, और ये d।
अब यहाँ पे डी टाउ अगेन आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई के इक्वल होता है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो वो 4 पाई के इक्वल होता है, तो हम डी टाउ को इस तरह भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी आर 4 पाई। अब मैं ये लिखूँ तो इसका मतलब यही है कि हमने डी टाउ को लिखा हुआ है। देन उसके बाद के स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है, वो हमने बाहर ले लिया। अब अंदर इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा लो कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पीछे क्या रह गया 1/r4 और डी टाउ की वैल्यू लिख दी। देन उसके बाद आर स्क्वायर और आर क्यूब दोनों के ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने स्क्वायर को बाहर लिख दिया और डी टाउ की वैल्यू आ गई। अब इसमें 4 पाई भी अगर हम कॉमन ले लें, दोनों में आ रहा है, तो 4 पाई को कॉमन लिया, आर से कैंसिल 1/r² रह गया। और इधर यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखो तो ये आर और ये आर मिलके क्या बना देंगे r4, और नीचे हमारे पास आर ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 6, तो r4। अब इसके ऊपर जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो वो किसके इक्वल होगा r5 5 और ये r6 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना कैसे इंटीग्रेशन लेते हैं। देन उसके बाद लिमिट 0 to r आ गई। अब यहाँ पे ये अगेन मैंने यहाँ पे जो फिर से बता दिया कि माइनस, अब ये ऊपर जाएगा तो -2 प्लस होगा, -2 + 1 सिंपल इंटीग्रेशन। अगर किसी को आती है तो ठीक है, नहीं आती तो हम पावर में से एक ऐड करते हैं -2 + 1 और नीचे भी वही काम करते हैं जो ऊपर किया -2 + 1, तो -1/1, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1/r और लिमिट डाल देंगे। अब इसमें लिमिट डायरेक्ट मैंने पहले ही डाल दी थी r5/5r6। सिंपल इस पूरे में क्या हुआ है, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई किया, यहाँ तक इंटीग्रेशन अप्लाई किया, आगे इसको यहाँ तक आगे सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे ओके के हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/k। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पे 1/k हो जाएगा ना, तो एक इस के से कैंसिल, पीछे सिर्फ एक के रह जाएगा, k^2/2 और 1/r लिमिट डालेंगे। यहाँ पे 1/r आ गई, -1/∞ भी तो डालनी थी, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला हमने फॉर्मूला यूज़ किया, प्लस 1/5r आ गया, इसके साथ कैंसिल हो गया था। देन उसके बाद एलसीएम लेंगे और ये देखो आपके पास एनर्जी जो आई है ये आ गई। अब ये एनर्जी जो है वो सेम वैसी है जो कि हमने पार्ट ए में निकाली थी। ठीक है, पार्ट ए की एनर्जी के जैसी ही ये एनर्जी आई है। अब इसमें ये नहीं कंफ्यूज करना है कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, तो वो लिखो एक ही बात है, दोनों की एनर्जीज क्या आई हैं सेम। इसी तरह पार्ट सी करेंगे, मतलब कि हमने 3 डिफरेंट मेथड से करने हैं ना, आंसर सेम आना चाहिए। अब पार्ट सी में इसका क्या करना है कि टेक स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस ए व्हाट हैपेंड एज ए टू इन्फिनिटी। पार्ट सी में हमारे पास ये हमने पहले एक इन्फिनिटी लिया हुआ था ना, अब हमने पॉइंट इन्फिनिटी नहीं लेना, हमने यहाँ पे एक बना दी, शेल बना दिया, और उसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमने कह दिया कि ए है, और यहाँ तक के तो ओ तैयार है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, वही वाला इंटीग्रेशन वाला ही, बस एक चीज़ इसकी वजह से ऐड होने की वजह से क्या आ जाएगी क्लोस्फेयर VEDA। अब इसके लिए हमने पिछले वाला सेम मेथड वही है, आउटसाइड प्लस इनसाइड दोनों की लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर भी आउटसाइड प्लस इनसाइड या इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों करके लिखना पड़ेगा सिर्फ इस चीज़ के लिए। ठीक है, पार्ट बी की तरह, तो हमें एक इनसाइड के लिए लेनी होगी। अब अपने इस केस के ज़रिए देखना है कि इनसाइड वाली कौन सी है, आउटसाइड वाली कौन सी है। अब हमारे पास इनसाइड वाली ये है, 0 to r ही लिमिट होगी इसकी, ये सेम वैसी ही आएगी जैसे पिछले केस में थी। वो हमारे पास क्या थी इनसाइड के लिए k^r/r3, और उसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो k² q² r² r6 आ गया। डी टाउ की वैल्यू लिख दी प्लस आउटसाइड। अब इस केस में आउटसाइड हमारे पास क्या है, चेंज है। आउटसाइड पहले एक इन्फिनिटी पॉइंट लिया हुआ था, अब इन्फिनिटी नहीं आएगा, अब ए से आर तक का डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगी k^r², बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो k^r² हमारे पास लिमिट थी कि उसको लिमिट नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हमने स्क्वायर करके लिखा, तो k² q² r का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब लिमिट इस पे क्या आएगी, लिमिट हमारे पास a to r, तो सबसे पहले ओरिजिन से r तक, फिर r से a तक, इस तरह से ओरिजिन से r से a, ये हमारे पास पूरी हो गई इसके लिए। ये कौन सी है, इनसाइड के लिए, और ये आउटसाइड।
अब प्लस अब वी पोटेंशियल हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, के क्यू ओवर आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल होती है। अब ये वाली ध्यान से बात देखनी है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली यूज़ करेंगे, आउटसाइड वाली यूज़ करें, तो हम आउटसाइड वाली यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास सिंपल होती है के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, और यहाँ पे डी ए की वैल्यू 4πr² ओवर डी आर। जिस तरह पहले हमने किया था पिछले क्वेश्चन में कि हम सारी चीज़ों को कांस्टेंट ऐसा बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ आर को अंदर रहने देंगे, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेट और इंटीग्रेट करना है। तो एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर से हमारे पास सारे क्या थे, कांस्टेंट है। 0 to r लिमिट लगी और r4 हमारे पास अंदर रह गया, स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो r4 और डी आर। प्लस यहाँ पे भी हम के स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और अंदर रह गया यहाँ पे, सॉरी 4π भी आएगा। ये r4 है, ये आर स्क्वेयर है, कैंसिल 1/r स्क्वेयर, और ये यहाँ पे 4π। देन उसके बाद अब यहाँ पर भी 4π को हम कॉमन ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन आ गया, और यहाँ पे ये r क्यूब हो गया और टी आर। अब यहाँ से हम 4π को कॉमन ले लेंगे, 4π को हमने कॉमन ले लिया और लिमिट्स पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देती, बल्कि लिख ही देती हूँ। थोड़ा गिच मिच हो गया, लेकिन सिंपल क्या किया हमने, आर ये सारी चीज़ें देखो सेम है। यहाँ पे आर 5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, नीचे 5 और 4π 7, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही थी ना वहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया उसको। तो 1/r स्क्वायर अब -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 + 1 -1, तो -1/r आ जाएगा। ओके, और इसी तरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे -3 ऊपर जाएगा तो -3 + 1 माइनस। ओके, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई कि ये r³ बन जाना था ना, तो r³ और ये भी तो r स्क्वायर था, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं r स्क्वायर तो ये एक r इस r से कैंसिल, तो हमारे पास 1/r ही रह जाता है। ठीक है, तो इस पे तो 1/r रह गया, और जो इसके लिमिट्स थी, अब सिंपल हमने 4π को कॉमन लिया और लिमिट्स जो है वो इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई, ये बहुत ईजी है, हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये दोनों देखो कैंसिल हो रहे हैं। अब इन दोनों पे के क्यू स्क्वायर को भी हमने कॉमन ले लिया। अब ये 4π एप्सिलॉन नॉट जो है 1/k हो जाएगा, एक के से कैंसिल, के क्यू स्क्वायर, और फिर उसके बाद एलसीएम लिया तो 6/5 आर आ गया। तो हमारे पास ये वाली भी सेम वही आई है जो हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी में एनर्जी आई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।